नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर मैं EDMC पटपड़गंज हूँ। एक आंदोलन चल रहा था, मैं इसको आपको दिखा रहा था, कवर कर रहा था। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और इनके आंदोलन को इस वक्त 3 महीने हो चुके हैं। सरकार बात नहीं कर रही, प्रशासन सुन नहीं रहा इनकी मांगों को, और इसके बावजूद MCD हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डिस्पेंसरियां हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां से जो देख रहे हैं आप, मेरे पीछे महिलाएं हैं, तकरीबन 300 के आसपास हैं। इनको रातों रात नौकरी से हटा दिया गया। इनका कहना है कि ये ड्यूटी पर आए और इनको सीधा बोल दिया गया कि आपकी कल से नौकरी खत्म। और ये इस संयुक्त मोर्चा के अधीन अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस वजह से इनकी नौकरी चली गई, पूरा मामला क्या है। बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताइए कि पूरा क्या मामला है, किस लिए आप बैठे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप हमारी सुध बुध लेने के लिए आए। कोई भी सरकार हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आया। हम करीब यहाँ 2 महीने से बैठे हुए हैं सर, भूखे प्यासे रहकर। किस वजह से बैठे, क्या परेशानी? हम 170 कर्मचारी स्वामीनाथन हॉस्पिटल में जो काम करते थे, और आसपास की डिस्पेंसरी मिलाकर हम करीब 200-250 के आसपास है, वहाँ पर हम काम करते थे। करीब 12-14 वर्षों से हम काम कर रहे थे वहाँ पर, और हमें नियमित कोई अवकाश भी नहीं मिलता था। हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलती थी। कुल मिला के आप जो थे वहाँ कच्चे कर्मचारियों में थे, ठेकेदारी पे थे क्या? ठेकेदारी पे थे जी, हम ठेकेदारी में काम करते थे वहाँ पर, लेकिन हमें 1 हफ्ते में 1 भी छुट्टी नहीं मिलती थी। हम पूरे का पूरे महीना काम करते थे। और सर, हमने कोरोना काल में भी हमने 10-10 किलोमीटर चलकर, धूप में पैदल चलकर हमने काम किया, और हमने से कुछ भाई बहनें हमारे पॉजिटिव हुए, हमसे हमारे परिवार रिश्तेदार भी पॉजिटिव हुए, और 3 हमारे जो एक लेडीज़ और 2 लड़के हमारे में से पॉजिटिव हुए और एक्सपायर हुए, लेकिन उनकी भी सरकार ने कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार ने उनको कुछ भी नहीं दिया, और हमसे कोरोना में ज़बरदस्ती काम करवाया गया। बीमार होने के बावजूद भी हमने काम किया। हमने ठेकेदार से छुट्टी मांगी, लेकिन ठेकेदार ने हमें 1 दिन की छुट्टी नहीं दी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक साप्ताहिक छुट्टी मिलती है वो अधिकार है, आपको वो भी नहीं देते थे? यानी कि अगर कहा जाए 365 दिन आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमने तो उन छुट्टियों के बदले आपको कोई ओवर टाइम में कुछ ऐसा मिलता था, मेहनताना अलग से? नहीं, कुछ नहीं मिला। हमें पूरे का पूरे 30 दिन के हमें काम करते थे, 30 दिन के हमें पैसे मिलते थे। हमें हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलती थी सर। ये वो लोग हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा रखते हैं। जब बात हम हेल्थ की करते हैं तो हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना जैसी महामारी में ये आप लोगों के लिए, दिल्ली शहर के लिए खड़े रहे, पर आज इनका मेहनताना तो छोड़िए, इनकी नौकरी जा चुकी है। महिलाएं हैं हमारे साथ इसी बात में, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। आपको रातों रात नौकरी से हटा दिया गया? सुबह आए थे हम ड्यूटी पे 30 तारीख को, उसके बाद हमने काम करा। 11 बजे के बाद हमें बोल दिया कि आज से तुम कल से ड्यूटी पे नहीं आना। मतलब कुल मिला के आपको कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, आप अपने घर से अपनी नौकरी करने गए और वहाँ पे आपको जाके ये सूचना दी जाती है कि कल से आप मत आइए? हाँ जी, बस यही बोला था कल से आप नहीं आना, कुछ भी नहीं बोला हमें, बस यही कहा कि कल से ड्यूटी नहीं आना। आज तो पूरी हमने ड्यूटी करी, आज की हाजिरी भी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे कि कल से तुम्हें ड्यूटी पे नहीं आना, ये बोला है। ये मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ सरकारें ये कहती हैं कि हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। शायद ये देख रहे हैं आप, काम तो छोड़िए, इनका रोजगार चला गया है। कैसे अपना घर चलाएंगी ये महिलाएं, कैसे बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगी? सरकारें कहती हैं कि एजुकेट बनो, घर घर शिक्षा। जब पेट में भूख होगी तो शिक्षा का क्या मायना है? और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शशि। आपकी नौकरी रातों रात चली गई जी, कैसे घर चला रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है सर जी। अब हमारा तो वही जरिया था, हम ड्यूटी करते थे तो हम घर चलाते थे। हमारे तो हस्बैंड भी कुछ नहीं करते हैं। हमारे में बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड भी नहीं है, और जिनके हैं भी तो वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, और सारी बहनें किराए पर रहने वाले हैं। यहाँ पे 2-4 ही हैं जिनके अपने घर है, बाकी सब किराए पर रहती हैं। आपने अपने हॉस्पिटल या जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया रातों रात?
एकदम अचानक उन्होंने कुछ कहा आपसे या बात ही नहीं की आपसे भी? हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुबह के टाइम हम 11 बजे ड्यूटी कर रहे थे, 11 बजे उन्होंने बोला कि आपको ड्यूटी से हटा दिया गया है, आपका टेंडर चला गया है, आप नहीं आना और आज की आपकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। जिन्हें बोलना तो नहीं आता, अपना काम करना आता है, अपनी शिद्दत से जो इन्हें काम सौंपा जाता है वो ये करती हैं। और जानकारी लेते हैं इनसे। आप लोगों ने अपने जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ था या जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे बात की, कुछ बताया नहीं बताया आज तक? सर हमने एमएस जो हमारी एमएस है उसने हमने उससे बात की। एमएस ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और तुम्हें जो यहाँ के जो मेयर साहब है, तुम्हारे मेयर ने हटाया गया तुम्हें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा जो ऑर्डर था वो ऊपर से आया है कि इन कर्मचारियों को हटा दिया जाए? ऊपर से सीधा ऑर्डर ऊपर से। मेयर का नाम लिया? मेयर का नाम लिया जी, उन्होंने मेयर का नाम लिया जी। मेयर समझ रहे हैं, मेयर का नाम ले रहे हैं और मेयर बीजेपी सरकार से आते हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा काम करें क्योंकि एमसीडी में उनकी सरकार है। तो ऐसी हालत क्यों है जिस देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए इतनी योजनाएं शुरू कर रहे हैं? आप देखिए इनको, मैं बार बार कहता हूँ कितने अमीर हैं ये लोग। अगर ये अमीर होते, इनकी ज़रूरतें पूरी होती तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते अपनी फैमिली, अपने बच्चों को छोड़कर, जहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी में। सरकारों को सोचना पड़ेगा क्या वाकई ये हिंदुस्तान है? विकास की जो बात की जाती है ऐसे विकास होगा लोगों का रोजगार लेकर? और बात करते हैं इनसे। अब आप कैसे घर चला रहे हैं? सर एक समय वो था जब कोरोना में हम ड्यूटी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था देश को कि कोरोना में काम करने वाला हर व्यक्ति कोरोना योद्धा है। उस टाइम पर तो हमारी तारीफ की गई और हमने 10-10 किलोमीटर घर से चलकर ड्यूटी की, पूरी धूप में ड्यूटी की सर हमने। लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री जी मोदी ने ये संदेश ये दिया है कि हम घर से बेघर कर दिए, उसके बदले में हमें कोरोना योद्धा बताकर हमें घर से बेघर कर दिया। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये बताना चाहते हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जिसने हमें कोरोना योद्धा बताया था, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वालों ने यूपी के अंदर आपकी सरकार बनाई है, किसानों ने आपको नकार दिया, मुसलमान जो मोमडन लोग रहे उन्होंने तुम्हें नकार दिया। ये मजदूर भाई बहनी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर सरकार बनाई। और मैं आपके जन से मानते हुए ये बताना चाहता हूँ कि एक मजदूर का कोई धर्म नहीं होता, मजदूर की कोई जात नहीं होती। हम मजदूर का एक वोट सरकार बना सकता है तो मजदूर की एक वोट सरकार गिरा भी सकती है। और जो यहाँ पर जो धरना टिका हुआ है ADMC धरने पर, ये यहाँ से चिंगारी शुरू हो गया। अगर हमें दोबारा काम पर नहीं लिया गया और हमें पहले जैसा बेहाल नहीं किया गया तो यहाँ से चिंगारी उठेगी और ये चिंगारी दिल्ली से उठकर पूरे भारत में चलेगी। आने वाले 2024 में ये मोदी जी को ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। अब तो यही है, या तो मार दो या मर जाओ। अब तो यही है, बस यही सोच रखा है। देखो वैसे भी भूखे मर रहे हैं, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है खाने के लिए। नौकरी थी, नौकरी भी छूट गई। अब तो यही है हौसला कि हम या तो मर जाएं खुद या उसे मार दें। हमारे पास और कुछ भी नहीं है रास्ता, मरने के सिवा हमारे पास अब कुछ नहीं है। नहीं, आज हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें हक नहीं मिल जाएगा, हमें कुछ निर्णय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए। आज बीमार हो गए, 6 दिन से भी घर के अंदर बीमार है, खाने के लिए रोटी नहीं, हाथ में पैसे नहीं, कैसे करें क्या करें कुछ नहीं पता। या तो आज उसे मार देंगे अच्छी तरह से या खुद मर जाएंगे। धरना या हड़ताल कोई अपनी मर्जी से कभी नहीं करता। सरकारें, प्रशासन मजबूर कर देती हैं उन लोगों को। वो जो AC में बैठे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, इनकी तकलीफ उनको दिखाई नहीं देती? जब वो रोडों पर 40-45 डिग्री में यही वही लोग हैं जो काम करते हैं, आपके शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, पर इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है क्योंकि इनका रोजगार चला गया है। हम वही मजदूर हैं जो हम सफाई करते हैं, जिसमें बड़े बड़े आदमी कुर्सी बिछा के बैठ जाते हैं। हम ही पहले, सबसे पहले हम ही काम आते हैं और आज हमें कोई सबसे पहले रोड पे बिठा दिया। वो सरकार कैसी है? आंखें क्यों नहीं खोलती हमारे लिए? क्यों अंधी बनी बैठी है? क्यों गूंगी बनी बैठी है? भारी बनी बैठी है, हमें क्यों नहीं देख रही? आज हम ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में देखिए मजदूरों की हालत। सरकार मजदूर दिवस मनाती है, ये मजदूर हैं, ये वो अमीर लोग नहीं हैं जो अपने शौक से बैठे हैं।
इनकी जरूर, और ये कुछ खास भी नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी जिससे अपना घर चला पाएं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएं। नौकरी चाहिए हमें हमारी, जहाँ हम भाई बहने, इतने सारे भाई बहने बैठे हुए हैं जो हम अपने बस अपना घर का गुजारा कर सकें, अपने बीवी बच्चों को अपने पाल सकें, खाने के लिए 2 रोटी खा सकें। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हक के लिए, हमें नौकरी मिल जाए बस। अब ये नहीं चाहिए हम जो यूनियन है इनसे आपको कुछ उम्मीद है? क्योंकि यूनियन हमेशा जब आती हैं तो वो अपना एजेंडा सेट करके निकल जाती हैं, ऐसा देखा गया है अभी तक। आपको इस यूनियन पे भरोसा है कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे? भरोसा तो है, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि भरोसा आपके पास, मुझे लगता है इसके अलावा कोई औपचार कुछ और दूसरा कुछ है भी नहीं भरोसे के अलावा, क्योंकि भरोसा भरोसे से ही बैठे हुए हैं। आने वाला भी नहीं है, हमारे पति हैं वो भी बीमार से रहते हैं और फिर भी हमारे से काम छीन लिया। बताओ, भरोसे से बैठे हुए हैं, तभी तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब हमें 2 महीने हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, 30 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इन माता जी की आंखों को देखिए, पढ़िए उनकी नमी को, हम वो तड़प रही हैं सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश को लेके कि सरकार को रहम आ जाए और उन्हें एक बार ये मैसेज आ जाए कि हम आपको दोबारा नौकरी पर रख रहे हैं, और इनकी जो उम्मीद है वो शायद सक्सेस हो जाए। सरकार को सोचना चाहिए, ये कहीं विदेश से नहीं आए, इसी देश के नागरिक हैं, इनका अधिकार है। ये 2 वक्त की रोटी हर गरीब का अधिकार है। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए, इनकी जो परेशानियां हैं उसे सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी भाषण देते हैं, पर इन गरीबों के लिए उन भाषणों में क्या? एक बार आइए यहाँ देखिए इनकी हालत, ये गर्मी में एक बार बोला था कि गरीबों की मैं झाड़ू लेके चल रहा हूँ तो मैं गरीबों का सहायक बनूंगा। जहाँ लोग काम कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट लोग जो ठेकेदारी के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं जहाँ काम कर रहे हैं वहीं रेगुलर लगाऊंगा। लेकिन झाड़ू का सहारा लेके वो CBI या वो बन गए, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने दिल्ली सरकार को कोई लेटर लिखा, उन तक ये बात पहुंचाई है क्या हमारे साथ ये हुआ है? क्योंकि उनको पता है ये सब कि आपके साथ ये हुआ है। सर मैं आपको बता दूं, राजनीति चल रही है पूरी, सब राजनीति चल रही है, सिर्फ आप ही हमारे सुध बुध लेने आए हो सर। यहाँ पर कोई भी पार्टी, कोई भी आम आदमी पार्टी या कोई भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हमारा सुध बुध नेता कोई हमारे लेने नहीं आया सर। कुल मिला के आपको भी ये लगता है कि जो राजनीति सबसे निचले दौर से गुजर रही है इस देश में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मजदूर पिस रहे हैं? जी हमारे मजदूर पिस रहे हैं और हमारे साथ राजनीति हो रही है। हमारे को सुधपुर लेने के लिए नहीं आया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो हमारे देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, झाड़ू का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बने। मैं खुद कपिल कुमार आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने सभी जो जनरल हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते थे, उनके तीमारदार आते थे, उन सबसे अपील की थी कि जो झाड़ू वाले हैं हमारे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी, ये गरीबों का मसीहा है और गरीबों को आगे लेकर चलेंगे। जो हम आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं हमको नहीं निकालेंगे, हमें शायद ये नियमित करेंगे, पक्का ना करके नियमित कर देंगे। लेकिन हमें आज उन पर भी विश्वास उठ गया है। अगर हमारे साथ यही अत्याचार रहा तो इसका अंजाम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ये देश की विडंबना देखिए। उत्तर प्रदेश का मामला याद होगा आपको, एक मंत्री साहब थे, उनकी भैंस चोरी हो गई थी, पूरा प्रशासन लग गया था ढूंढने पे, और यहाँ ये जो मजदूर हैं हमारे, इनका रोजगार चला गया है, उसकी सुध लेने कोई नहीं आएगा। अगर किसी बड़े आदमी का आज एक कुत्ता भी खो जाए तो शायद कुछ घंटों में उसे ढूंढ लिया जा सकता है, पर इनकी सुध कोई लेने नहीं आया अभी तक। सरकार को चाहिए ऊंचे शिखर पर, राजनीतिक शिखर पर यही लोग हैं जो पहुंचाते हैं अपने वोट के माध्यम से, और इनको ये अधिकार है। ये कुछ और नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं कि हमारी जो रोज़गार चला गया है उसे बहाल कर दिया जाए, हमें दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाए। पर सरकार के कान तक जूं नहीं रह रही है। मेरी नज़र ऐसे ही बनी रहेगी, इनकी लड़ाई किस अंजाम तक जाती है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर मेरा काम है कि इनकी आवाज़ को, जो बहरी हुई सरकार है, मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ और उनको इन पे शायद दया आ जाए, इनके बच्चों पे दया आ जाए और इनकी नौकरियां इन्हें शायद वापस मिल जाए। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो प्रदर्शन चल रहा है उसे तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं। सरकारों से कई बार बात हुई है, मेयर से कई बार बात हुई है, पर मेयर बुलाते हैं और इनको एक लॉलीपॉप जिसे मैं कहूँगा वो दे देते हैं
और इनकी मांगों को गंभीरता से अभी तक नहीं सुनती। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं और राजकुमार धिरान जी जो बैठ रहे, पहले भी आपकी बात करा चुका हूँ, एक बार फिर 3 महीने बाद इनसे हम जानते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची, क्या प्रशासन कर रहा है, कोई मांग पे बात बन पाई है नहीं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। 3 महीने होने आए, सर्दी से शुरू हुआ था जब मैं खबर कर रहा था, कड़ाके की ठंड और 44 डिग्री टेम्परेचर में पहुँच गए। सरकार का टेम्परेचर कब ऊपर हुआ है, अभी का बना हुआ है? देखिए, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप बराबर मजदूरों की सुबूत ले रहे हैं, यूनियंस की सुबूत ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी से हमारा जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आप देख रहे हैं हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे सफाई कर्मचारी की, जो कि हमारे डीएमसी विभाग का है, दिल्ली नगर निगम का समस्त कर्मचारी है, चाहे वो किसी विभाग से हो, उद्यान विभाग से हो, वेटरनरी विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, डांस विभाग से हो। देखिए, हमारी प्राथमिकता जो है कि सबसे पहले उन कर्मचारियों को पक्का किया जाए जो 240 हाजिरी पर निगम में कार्यरत है। जो एवजदार कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हुआ है, जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार निगम कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए जब उसकी 240 हाजिरी हो चुकी है। लेकिन कई बार बैठकें हुई, कई बार कमिश्नर की बैठक हुई, कई बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से ही बैठक हुई और आज इस मेयर की हठधर्मी के चलते 170 कर्मचारी को जो जनरल अस्पताल में ठेकेदारी के तौर पर काम कर रहे थे हटा दिया गया है। उन गरीब कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। सारा दिन का प्रोग्राम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, जब तक 170 कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्त नहीं किया जाएगा जनरल अस्पताल में, हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक हमारे कर्मचारियों को, जो कि हमारे एवजदार कर्मचारी, जब तक उनको पक्का नहीं किया जाए, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। राजकुमार जी बता रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना ये है कि सरकार का टेम्परेचर कब नरम पड़ता है। एक बार फिर अंदर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ईडीएमसी पर हैं हम, मेयर और यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे ये जो दीनावाना फेडरेशन है और संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं वो एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो कुछ मांगे हैं उन पे अमल किया जाए और साथ साथ 170 के आसपास जो महिलाएं कर्मचारी हैं ईडीएमसी हॉस्पिटल से जिनको हटा दिया गया है, उनको बहाल करने की जो मांग है वो भी सामने रखेंगे कि इन लोगों का रोज़गार उन्हें दे दिया जाए। मैं ऐसे ही आपको जानकारी दे ही रहा हूँ और जैसे अंदर क्या बात होती है, क्या इस वक्त का माजरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ। क्या अंदर जाने नहीं दे रहे हैं आपको? अंदर ये इनकी ऐसी तैसी, अंदर जाने ना, तो इस गेट को नहीं तोड़ेंगे हम, इस गेट को भी तोड़ेंगे, इनकी गाड़ी को भी तोड़ेंगे। आज इनकी हिम्मत देखने हमें अंदर जाने कैसे नहीं देते। वायलेंस करेंगे, पूरा करेंगे। पुलिस खड़ी है, पुलिस का सम्मान करते हैं। चलो 3 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस आदमी ने सुबह दिल्ली अभी तक भी हमारी ऐसी की तैसी मेयर की इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, पर ये अब अंदर जा रहे हैं। रोष है, रोष इस बात का है कि इनकी नौकरियां चली गई हैं, घर में खाने को नहीं है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, एजुकेशन कहाँ से मिलेगा। ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, ये लड़ाई वाले लोग नहीं हैं, मजदूर लोग हैं। ये कहाँ लड़ेंगे, किसको क्या कहेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ अपना हक मांगने जा रहे हैं ताकि जो अधिकारी हैं उनसे ये कह पाएँ कि हमें हमारी नौकरियां दे दीजिए महोदय, हम घर नहीं चला पा रहे, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये ऐसा कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं। हम इनके साथ हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि बेरुखी प्रशासन और अधिकारियों की बेरुखी किस मुकाम तक पहुंच जाती है, जो इन्हें गेट से अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, पर ये अब आ गए हैं। और साथ साथ ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी की जब नौकरी चली जाए उस पर क्या बीतती होगी, वो घर कैसे चलाता होगा। ऊपर से इतनी महंगाई और इनके पास तो अर्निंग की कोई साधन ही नहीं है, ना सरकार से कोई मुआवजा है, ना किसी चीज़ की है। अगर सरकार या प्रशासन नौकरी से हटा रहा है तो इनको मुआवजा दे दे 2, 4, 5, 10 लाख, तो बात हो सकती है कि चलो आप अपना घर चलाइए। पर ये वो मजदूर हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, पर इस वक्त इनकी हालत वाकई बहुत ख़राब है। देखना ये है कि मेयर साहब या चेयरमैन कई बार इनको बहुत आश्वासन दे देते हैं इनके लिए, पर ठोस कदम आज तक इन्हें नहीं मिला है।
हम साथ बने हुए हैं। मैं इसलिए आपके साथ हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ इन सरकार की बेरुखी इन मज़दूरों के साथ। कल मज़दूर दिवस था और ये वही मज़दूर हैं जिनकी बात सरकार या प्रशासन सुनना नहीं चाहती, और ये जा रहे हैं मिलने। पर अब देखना तो यही है कि मेयर या चेयरमैन या कोई और अधिकारी इनसे मिलता भी है नहीं, या एक बार फिर इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मीटिंगें और ऐसी मुलाकातें 3 महीने हो चुके हैं, इसको पहले भी कई बार हो चुकी हैं, पर 3 महीने से कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं मिला है। अब देखना तो यही है कि आखिर किस अंजाम तक जाएगी इनकी लड़ाई। बहुत 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 जटिल समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि ये एमसीडी के कर्मचारी हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं जो आपकी रोड, आपके अस्पताल, आपके घर, आपके रोड को साफ रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, पर आज भूखे रहकर ये बीमार पड़ गए क्योंकि नौकरियां चली गई हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास एक ऑप्शन है कि सरकार से बात करें और वो अधिकारी हमारी बात मान लें, ताकि आगे की जो जीवन है बच्चों का, उनको 2 वक्त की रोटी हासिल हो जाए। इस देश में जहाँ के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम करने की बात करते हैं, पर मजदूर दिवस के दिन अगर मजदूर इस तरह बैठे धरने पर, ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से ना ही धरना देता है और ना ही कुछ ऐसा कदम उठाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप ये देख रहे हैं, ये लोग ईडीएमसी ऑफिस के अंदर आ गए हैं। ये मेयर साहब का रूम है इधर, और मेयर साहब मिलना नहीं चाहते, इसीलिए ये उनके दरवाजे, उनके गेट पर बैठ गए हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई मेयर साहब इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। सरकारें ये कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर ये लोग वाकई गरीब लोग ही हैं। सरकारों को सुध लेनी चाहिए, और ये सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो जायज़ हैं, इन पर सरकार को बात करनी चाहिए। रोष दिखा रहे हैं लोग, ये रोष नहीं है, बेसिकली ये अधिकार की लड़ाई है, और अधिकार उससे मांग रहे हैं। सरकार इनकी अपनी है, वोट देते हैं। जो वोट देता है उसे सरकार से अपना अधिकार मांगने का हक भी है। मेयर साहब का रूम सामने है, अंदर एसी है, आराम से बैठे हुए हैं। ये लोग अभी बाहर रोड पर धरना दे रहे थे, जहाँ तकरीबन 44 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ से उठ के अब ये आए हैं। और ये जो नारे आप देख रहे हैं, ये नारे सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाने के लिए हैं कि इनकी आवाज़ जो बाहर से इन तक नहीं पहुँच रही थी, वो आवाज़ शायद सरकार के कानों तक, और जो मेयर साहब हैं या यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन तक इनकी आवाज़ पहुँच जाए। वोट के वक्त यही अधिकारी होते हैं जो लोगों के दर दर जाते हैं, पर देख लीजिए जब लोगों को इनकी ज़रूरत होती है तो ये क्या हश्र करते हैं, अपने दरवाजे पे लोगों को इस तरह बिठा देते हैं। ये आज़ादी के 77 साल बाद का सीन है। उस देश की बात कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, एमसीडी की बात कर रहे हैं, जिसपे सबसे बड़ा दायित्व है दिल्ली को बेहतर सुविधाएं देने का, और सुविधाएं आपके घर तक पहुंचाते हैं ये लोग। ये ज़मीन पर काम करते हैं, कोरोना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भरी बरसात हो, पर ये लोग आज बेबस हैं, बेसहाय हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार प्रशासन से उम्मीद है कि इनकी बात सुन ले। हम भी चाहते हैं कि इन महिलाओं को, जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हैं, सरकार इनकी बात मान ले, इनको इनके घर भेजे और इनसे कहे, इन्हें आश्वासन नहीं, यहीं से इन्हें कुछ ऐसा तोहफा दे कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए अपने बच्चों को पालने की। देख लीजिए राजधानी दिल्ली की हालत।
और हमारे साथ गौरव जी हैं, दीना बहाना फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। गौरव जी, किस वजह से अंदर आना हुआ? क्या वाकई मेयर साहब की पिछली बार जो बातचीत हुई थी वो कामयाब नहीं हुई? देखिए सर, ये धरना है ना पिछले 3 महीने से लगा हुआ है यहाँ पे, और आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि मजदूर दिवस रविवार का पड़ गया था, इसीलिए सोमवार के दिन हमने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में निजीकरण और ठेकेदारी के विरोध में दीना बहाना कर्मचारी फेडरेशन सहबद्ध भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में ठेकेदारी और निजीकरण के विरोध में रोष प्रकट किया है, और ये दिल्ली के 17 स्थानों पे प्रकट किया है। और आज हम पूरे जितने भी जनरल हॉस्पिटल के 170 कर्मचारी हैं जिनको ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत 12 साल रखा गया था और उनको निकाल दिया, उनके साथ और कई हमारे साथ यूनियन लीडर हैं, कई सारे सामाजिक साथी हैं, सभी के साथ हम MCD पटपड़गंज मुख्यालय में आए हैं और मेयर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है, कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा है, ताकि वो जनरल हॉस्पिटल के कर्मचारियों को समस्याओं का निदान करें और मेयर साहब इस समस्या पे एक बड़ा हल निकालने का यहाँ पे अच्छा गौरव जी, मैं उन लोगों से बात कर रहा था जिनको निकाला गया, उनका कहना था कि जो अस्पताल प्रशासन था उन्होंने कहा था ऊपर से ऑर्डर, तो मेयर साहब ने कहा निकालने के लिए, ऐसा कुछ मामला है? जी हाँ, पुलिस हॉस्पिटल के प्रशासन से जब हमने बात की तो हॉस्पिटल के प्रशासन ने MS ने हमको वो दिया एक लेटर, जिसमें उन्होंने सीधा बताया था कि ये मेयर और प्रशासन की तरफ से ऑर्डर निकले हैं, ठीक है, और बाकी हमको तो वो कर्मचारी ही चाहिए जो निकाले गए हैं, लेकिन ऊपर से हमको ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर जब हमने सुने तो हम सीधा मेयर के पास आए और हमने मेयर से बात की, लेकिन मेयर साहब इधर उधर की बात करते हैं, सीधा स्पष्टीकरण वो नहीं कर पाए और कोई समस्या का हल भी नहीं कर पाए हैं। हम चुपचाप यहाँ से हमारा एक आदमी और जैसा भी कमिटी हो ना हमारी रैली में हमारी कैसे बैठेंगे हुई आपका हमारा डेलीगेशन जैसा कि हम लोग अंदर थे तो मेयर साहब से मिलने की बात हुई है। मेयर साहब ने कहा है कि मैं सारे लोगों से नहीं मिलूंगा, कुछ लोगों से, यानी कि 5 से 11 लोगों से मैं मिलूंगा, इसीलिए हमें यानी मीडिया को भी अनुमति नहीं दी गई अंदर जाने की। हम अभी बाहर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या बात होती है उनसे, और जैसे ही पता लगता है कि अंदर मिले या नहीं मिले मैं आप तक पहुंचाता हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेयर साहब से मिलने की बात हुई थी पर मुलाकात विफल रही, लोग आ गए, ये मेरे पीछे देख रहे हैं। इनका कहना है कि मेयर साहब ने 11 लोग बोलकर भी कहा कि मैं 5 लोगों से ही मिलूंगा, और वो 11 लोगों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे, और ये लोग फिर ये बोलकर आ गए कि अगर आप 11 से नहीं मिल सकते तो हम 5 लोग भी आपसे नहीं मिलेंगे। 3 महीने हो गए आंदोलन को। मेयर साहब पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, क्योंकि सुना जा रहा है 18 तारीख को वो भी जा रहे हैं, और इसीलिए शायद वो कुछ काम नहीं करना चाहते जनता के लिए। मेरी नज़र ऐसे ही बनी हुई है, मसला गरीबों का है, मज़दूरों का है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी मैं पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं इस वक्त EDMC हेड ऑफिस, और अभी जो आंदोलन चल रहा था ठेकेदारी हटाओ मोर्चा का, उन लोगों को आज वक्त मिला है मेयर साहब से मिलने का, और क्या बात होती है हम भी साथ में हैं, मैं आपको पल पल की जानकारी दे ही रहा हूँ। अंदर जाएंगे ये लोग, क्या इनकी बातें होती हैं, क्या मेयर साहब कहते हैं, क्या प्रशासन कहता है, कितनी मांगे इनकी जायज़ मानकर वो सही ठहराता है और उन पे अमल करने का आश्वासन देता है। तो मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, और जैसे ही अंदर जाते हैं क्या बात होती है वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। निकला और वो लोगों को फाइलों में लगना शुरू हो गया कि हम 2013 से इनको मांग कर पक्का करेंगे, तो बहुत बड़ी घटना सामने आई। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहा आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि ना तो समझाने की कोशिश की गई ना कोई समझने की कोशिश की गई। और ये हड़ताल जो हम समझते हैं, जो ऐलान किया गया वो इसलिए किया गया कि कर्मचारियों के साथ में वास्तव में जाती हो रही थी,
उस बात को हम सभी लोग एक ही परिवार के, ना कोई यहाँ जीता हुआ ना कोई हारा हुआ, और निश्चित तौर पर अगर हमारे साथ में कहीं कुछ होता तो पीछे के लोग जरूर हमारे साथ में उठते, जब मजबूरी में कुछ ना कुछ रहता। लेकिन बात को सब छोड़ के अब हम आप यहाँ के हमारे प्रथम नागरिक हैं, आप सम्मानित हमारे सबके लिए हैं। मेयर साहब की कुर्सी जो है, पावर जो है बहुत बड़ी है, तो हमारी आपसे ये आग्रह रहेगा कि जो मैंने बात रखी है 1 to 1 हम बात करते रहें कि हमारे हड़ताल में सस्पेंड किए गए लोग या जिनका वेतन काटने की साजिश की गई है कोई और कुछ कार्रवाई हुई है वो वापस ले जाए तत्काल प्रभाव से। ये तरीका होता है ये पहले ही। तो आज हमारी निगम की हालत दिल्ली सरकार ने की हुई है। आपने बहुत डिमांड की, हम तो उसमें मैं भी एक जोड़ देता हूँ, आपको बोनस भी नहीं दे पाए हम लोग। नहीं सभी मैं मतलब मुझे मालूम है कि आपको किन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट, जो हमें 1500 करोड़ रुपए सैलरी के लिए देती थी, अभी आते आते उन्होंने 700 करोड़ रुपये कर दिया। पहले 1200 किया, 850 किया, 700 किया। 700 करोड़ में भी 16 करोड़ तो इलेक्शन काटे, जो इलेक्शन में हुआ ही नहीं। तो जानबूझ के परेशान करना, और उसी का परिणाम है, और ये आपकी जीत हुई है, उसी का परिणाम है कि तीनों निगमों को एक किया गया। ये आपकी वजह से किया गया। ये सब आपकी ही डिमांड, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों निगमें एक हों, किसी का पैसा बकाया ना हो, बिल्कुल अच्छे वातावरण में आप वहाँ मिलकर काम कर पाए। ये तो क्या उसी के अभी हमारे पास, अभी जैसे आपने जितनी डिमांडें की, आपको भी मालूम था, आपने हड़ताल की, आपका हक है हड़ताल करना, लेकिन क्या पैसा है क्या हमारे पास? मैं कह रहा हूँ कि जो आपके जय भगवान जी बैठे, आप बैठे हो यहाँ, मालूम करते हो विजय जी कितना पैसा है, मालूम करते नहीं, सब काम पैसे से होने हैं। पक्का करने वाली बात है, हम उस पर लगे हुए। अभी 156 लेटर हम लोगों ने बांटे थे, हम लोग कहीं पीछे नहीं है, लेकिन आँख मीच के कोई भी काम नहीं हो सकता, आँखें खोल के काम होगा। मैंने आपसे जब पिछली मीटिंग में आप लोग आए थे, मैं बैठिए, साहू जी पीछे बैठे, वहाँ के एसी गौरी शंकर जी बैठिए, आप निपटाइए ना काम को, आप साथ में जाके बैठिए, जितनी स्पीड जो आप कहोगे वो काम होगा। लेकिन बैठे तो पड़ेगा ना, बैठना आपको भी पड़ेगा, बैठना उनको भी पड़ेगा। मैंने कहा हर शनिवार बैठिए ना आप। हम तो चाहते हैं हमारी जितनी लिस्ट है, जो कर्मचारी पक्का होने की पात्रता रखते हैं, जो एलिजिबल हैं, होने चाहिए वो। हमने कब मना किया? हमने कब मना किया बताइए, एक बार मना किया? उसके में ऐसे में ना हम लोग जब आपके साथ चल रहे हो, आप ये कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, ऐसे में हड़तालों में हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि आप हमारे निगम की आन बान शान हो। निगम जो पहचाना जाता है, सफाई की व्यवस्था पहचाना जाता है, और उसमें कुछ लोग हमसे आपने चाहे नोटिस दिया, कुछ भी दिया हो, आप कहते हैं मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मैं कहता हाँ गलत सही है आपकी हड़ताल, बाकी डिमांड आपको है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक कर्मचारी पक्का करने में हम लोग लगे हुए हैं, कोई ऐसा काम बताइए जो हम आपकी व्यवस्था में ना लगे हो। ये बैठे हैं, बताओ हमने नहीं लगे हो तो कहीं भी। मेरे साथ तनख्वाह भी जो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आपको आदेश दिए थे हमको, हाई कोर्ट ने, उसके हिसाब से तनख्वाह की वो टाइम पर नहीं मिली, वो भी लेट मिली। कितनी लेट? नहीं जितने नहीं सर, मैं बात सुनो, एक बात सुनिए, मैं बात सुनो, देखो बात सुनो, बात को बढ़ाओगे, छोटी बातों को तो एक वो बढ़ती चली जाएगी। केवल आप लोग हैं जिनको कि चाहे 10 दिन या 15 दिन लेट मिली है तनख्वाह। आपकी इस महीने की हमने दे दी है तनख्वाह, आज रिलीज हो गई, कल रिलीज हो गई, आज या कल में आपके खाते में पहुंच जाएगी। बाकी ये देखिए 5 महीने बैठे, कोई 4 महीने बैठा है, नहीं है ना पैसे नहीं है, सरकार की राजनीति है, नहीं सरकार नहीं, वो तो मैंने कहा सर, लेकिन हम जब सर एक बात हूँ मैं आपको, देखिए दोनों बातें मत कीजिए। आपको तनख्वाह दे, हमारी सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की है, और सबसे पहले आपको तनख्वाह देते हैं हम लोग कहीं सही में। अभी जब हमने अपना अकाउंट तोड़ा ना, इसमें नहीं तनख्वाह दे, हम जानते कैसे, वो हमें अकाउंट तोड़ना अलाउ नहीं है, ओपन बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कल साइन किया उस पर, उस अकाउंट को तोड़ा, उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं आप लोगों की तनख्वाह चली जाए इसलिए तोड़ा है। सर देखो आपके पास टाइम जो है, समय कम है, हम लोग भी बहुत लंबा बोल सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है, उसको समस्याओं का समाधान करना चाहिए था टाइम पर। जैसे डेथ केस है, उन पर आपको कोई एम्बुलेंस से बजट नहीं, कोई पोस्टेज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उठा के ऑर्डर करने हैं दिल्ली से, मिलती है, उसमें कौन सा पैसा खर्च है आपका? जो संजीव जी एक मिनट, इसमें नहीं हो, ऐसा मत की नहीं, अभी 156 लेटर वही दिए डेथ केस। और मैं बड़ी शर्म की बात है मेरे साथ, लेकिन मैं आपको नहीं कर रहा, लेकिन ये आज के समय में बड़ी शर्म की बात यह है कि हम 5 आदमी को लेटर देकर के फोटो खिंचवा रहे हैं।
तो बहुत बड़ी बात नहीं सर एक बात, ये कानून बात है। कभी ऐसा समय था 1 महीने में नौकरी आदमी मिल जाती थी और अधिक से अधिक 6 महीने में पक्की नौकरी मिल गई उसे, और बिल्कुल पक्की नौकरी, और पैसे का भुगतान एक मुश्त होता था। आज वो चीजें नहीं हो रही है, इसलिए अब ऊपर की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, दिल्ली सरकार जानती है, या हम भी जान सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, लेकिन आम कर्मचारी जो है उसको नहीं पता। उससे बस्ता बैठ के उसके साथ में जो समस्या हो रही है वो उसको ध्यान दें उसका। इसमें बोलो बोलो भाई बोलो, आप बोलिए। ऐसे तो मेरी जानकारी में कोई गलती नहीं है मेरे लेवल पे या मेरे हेडक्वार्टर पे। मैंने आपसे टाइम पे जब भी आप आए थे मैंने आपको बोला था सूची दे दो, अगर होम लेवल पे कोई पेंडिंग है तो मैं मंगवा लूँगी। मैम इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने मैडम आपको उदाहरण भी दिया था कि एक केस ऐसा है, तो पर्टिकुलर केस की बात नहीं, पैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक तो मेरे पास है, और लोग बहुत ऐसे जिनके पास ऐसे केसेस हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, 2-2 साल से 3 साल से गुजार रहे हैं। बताइए क्यों नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा? बताएं एक मिनट, तेजी बताएं, तेजी बताएं। सर मुझे लग रहा है पहले मुद्दे पर याद है, जो लोग सस्पेंड हुए हैं पहले हमारे दोस्त ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि इसमें मेयर साहब आप सम्मानित अहदे पर हैं, पूरा डेलीगेशन आपका सम्मान करता है। हमारे बीच में हमारी विजेता यूनियन के जो संरक्षक हैं माननीय जयपाल चारण साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कपिल साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक वीर सिंह दिगान साहब हैं, संजय चंदेल साहब हैं, भाई दिलीप पार्षद जी, वीरेंद्र हांडा जी, शशिपाल श्रीनिवास साहब हैं। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पवार साहब हैं। पवार साहब, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस प्रकार से आज बैठक कराई, ये तमाम जितना भी डेलीगेशन है आपका बहुत सम्मान करता है और मेयर साहब का भी सम्मान करता है। हमारे बीच में हमारी बहन रिंकू जी, एडिशनल कमिश्नर महोदया, डिप्टी कमिश्नर महोदया, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर, तमाम मैनेजमेंट के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप लोगों ने अपने बेशकीमती समय में से जो समय दिया, लिहाजा जब जब आंदोलन हुए मेयर साहब, देखो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जहाँ डेमोक्रेसी होती है, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी को भी अधिकार है, जब उसका दमन होता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है। यहाँ तक की बात है जो आंदोलन के दौरान जिन कर्मचारी को निलंबित किया गया है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या आपके ही मैनेजमेंट का कोई हिस्सा हो, उन 4 लोगों को पहले आप बहाल करें। हमारे से हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, उसके बाद किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगा। धन्यवाद। हाँ क्या कहना है बताइए। टाइम जा रही बात हम बहस करेंगे, बताइए। हड़ताल से पहले आपने हमें किसी के फला डेट पे हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद हमने भी आपको हमने भी एक सर्कुलर निकाला कि ये जो है हड़ताल जो है गलत तरीका है, आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप हड़ताल पे जाते हो तो आपकी सैलरी नो वर्क नो पे के तहत काट दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हड़ताल पे जो गए हैं तो उसके ऊपर तो एक्शन तो होगा ही ना। अगर मतलब मान लीजिए आप काम भी नहीं करेंगे और पे भी चाहिए, ये तो तरीका नहीं है ना। हमने बताया भी आपको कम्युनिकेट करके, हमने जब भी हम आप में से जो भी मतलब जब भी मेरे से मिलने आते थे, मैंने आपको टाइमली में मिली हूँ और आपको जो भी आपकी समस्या थे मैंने सुना है और मैंने पूरी कोशिश किया है कि उसको एड्रेस करूँ। और हमारे हिसाब से ऐसे हड़ताल के लिए कोई कारण नहीं था, क्योंकि इश्यूज़ हैं, लेकिन उसको सारे इश्यूज़ को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो सारे इश्यूज़ एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाले। जैसे रेगुलराइजेशन का है, वो चल रहा है लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता। जैसे आप तुरंत प्रभाव का मतलब प्रोसीजर तो होता ही है, तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। नहीं मैडम, आपने जो सर्कुलर निकाल दिया, हम तो कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया, ज्ञापन दिया गया, तो पहले उसका मीटिंग बुलाकर खत्म करते हैं उस बात को। आपने क्यों संतुष्ट किया हमें? चलिए बताया हमें आपने, जब हमारे पास समस्या थी तो बैठे। अब ये है कि ये परंपरा रही है आज तक कि जब भी कोई समझौता होता है उससे पहले जो लोग सस्पेंड किए जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको बहाल किया जाता है, उनको वापस लिया जाता है और आदेश को। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे हम लोग रिक्वेस्ट है कि नंबर 1 पे बात चल रही है, इस पॉइंट को खत्म करें। इसमें आपका
क्या दृष्टिकोण है उसका फैसला हमें सुनाया जाए। देखिए ये इस पर डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ, कमिश्नर साहब के पास इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के साइन से ये नो वर्क नो पे वाला जो है इशू हुआ है। ठीक है, मैं इस बात को कमिश्नर साहब के सामने रखूँगी। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करा है, आपको मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। जो लोग एब्सेंट रहे उनका तो सैलरी कटेगा, वो आदेश जोनल लेवल पे भी गया हुआ है। पेन डाउन रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कहीं भी कोई ऑफेंस बनता नहीं है कि कर्मचारी इसमें सस्पेंड हो। दूसरी बात, उसके बाद हमने कानून के दायरे में धरना दिया, हम धरने पर बैठे हैं, चाहे यातना हम झेल रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी कर्मचारी को यह नहीं कहा कि आप अपना काम बंद हड़ताल करें, और ना ही किसी कर्मचारी ने काम बंद हड़ताल की है। आपके वार्ड में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, आज भी चल रहा है। सिर्फ हम आपसे बैठक के माध्यम से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी, वो गरीब लोग हैं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अपना हक मांगना यदि गुनाह है तो ये गुनाह बार बार करने के लिए तैयार है। आप हमें भी सस्पेंड करो उनके साथ साथ। लेकिन वो दो गरीब लोग हैं मैम, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया। यदि उन्होंने कोई गुनाह किया है तो सबसे पहले उनको नियमों इशू होना चाहिए। आप इसको इन दोनों कर्मचारियों को बहाल करें, दोनों सुपरवाइजर स्टाफ को बहाल करें, आपसे ये गुजारिश है। रेगुलेशन की बात आपने मुद्दा उठाया, रेगुलेशन का काम हम सुचारू रूप से कर रहे हैं मैम। रेगुलाइजेशन का काम कोई सुचारू रूप से नहीं हो रहा। 25 साल से हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, हमने पहले कभी धरना नहीं देखा। आपके पास 2000 पोस्टें हैं, आपके पास वो वैकेंट पोस्टें जो एबॉलिश होनी ही नहीं है। आप चाहें तो वन शॉट उन पर ऑफर लेटर दे सकती हैं, लेकिन कभी 8 ऑफर लेटर मिल रहे हैं, कभी 101 मिल रहे हैं। दीवान साहब आपके कार्यकाल में, चारण साहब आपके कार्यकाल में क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। सन 2015 में 5000 पोस्टें क्रिएट की गई, उसके बाद 2000 पोस्टें क्रिएट की गई, 7000 कर्मचारी वन शॉट पक्का हुआ, वन शॉट ऑफर लेटर, वन शॉट मेडिकल और एक स्कूटनी के माध्यम से हुआ जो भी कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है मैम, हम जिस प्रकार से जिस प्रैक्टिस पर चल रहे हैं उसके आधार पर कर्मचारी 20 साल में ही पक्का नहीं हो पाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, बुरा ना मानना, सिर्फ एक कोर्ट को एक एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं। हाई कोर्ट, जब हम आंदोलन करते हैं तो हाई कोर्ट आप संज्ञान में लेता है, आपसे पूछता है कि भाई ये कर्मचारी डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम पक्का तो कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी विदाउट एनी पर्पस ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, जबकि होने कितने कर्मचारी आपकी बनी थी, यार्डस्टिक जब तय की थी आपने 83 में बनी सर, मैं 57 में ये नहीं, इसकी बात को कर दिया आप, इसकी बात को कर दिया। मुझे पता 83 में बनी, मैं डैम चेयर में रहा 57 में। चलिए अब वो भी दिल्ली से, मैं यार्डस्टिक की आज बात कर रहा हूँ, यार्डस्टिक उस टाइम पे तय की गई थी जो बाद में से उसको दोबारा करने देखा गया। सुनिए, आप यार्डस्टिक उस तरीके से बनाओ ना कि उस समय क्या कितना यहाँ दिल्ली में पॉपुलेशन कितना था, कूड़ा कितना था, राज कितना है, उसके हिसाब से बताइए। राजकुमार जी आपकी यार्डस्टिक के लिए तैयार है? जयकुमार चरण जी बोलो सर, मत बोलना, कोई नुकसान सर यार्ड के लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग, लेकिन सर इस पर कुछ कहना चाहते हैं। सर ऐसा नहीं है सर, ये जो ट्रांसफर किया गया उस ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा हुआ है जो लोग ढलाव में काम कर रहे हैं केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका ही तबादला किया जाएगा। जो लोग अपनी बीट पर काम कर रहे हैं उनका भी तबादला कर दिया गया। और सर हमारे यहाँ तो पहले से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पहले बहुत ज्यादा कमजोर है। आप दिल्ली की जनसंख्या देख लीजिए, 1996 में भर्ती के बाद दोबारा कभी भर्ती नहीं हुई। जो फ्लैट 25 गज का था आज उसमें 4 परिवार रह रहे हैं, 4 मंजिला बनाकर। दिल्ली में लाखों लोग रोजगार के दृष्टिकोण से रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। तो दिल्ली का गार्बेज भी बड़ा है, दिल्ली का जो पॉपुलेशन वो भी बड़ा है, और उसके बावजूद हमारा जो डैम्स का कर्मचारी है जो वार्डों में काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। साहब आप यार्ड स्टिक के माध्यम से ये माप लें कि क्या कर्मचारी ज्यादा है। अगर हमारे कर्मचारी एक्सेस है तो आप उन कर्मचारियों को तबादला करें, अन्यथा उनको वापस लाएं। आप नहीं यार्ड स्टिक तैयार है? एक मिनट, एक मिनट में आ रहा है। आप यार्ड स्टिक तैयार है बताइए? हाँ बिल्कुल तैयार है। क्या होगा वीर सिंह जी, यार्ड स्टिक तैयार है? हाँ तैयार, बिल्कुल तैयार है यार्ड स्टिक के लिए। लेकिन एक बात यार्ड स्टिक तैयार है, बोलना कोई कुछ भी। चेयरमैन साहब हुआ क्या था कि आपको पता है ढलाव घर बंद हो गए। ढलाव घर के जो कर्मचारी थे उनके लिए काम नहीं था,
हमारे शिक्षा विभाग के जो स्कूल है वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी नहीं था, तो हमने डिसीजन लिया था कि ढलाव वाले को हम भेज देंगे। एक क्राइटेरिया था, लेकिन कहेंगे क्या हुआ, कुछ ढलावर बंद नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है तीनों पाली में देनी पड़ी। फिर हमने नियमित को सेलेक्ट किया। इसमें जय भगवान जी को पता है कुछ उसमें कच्चे कर्मचारी का हो गया था, उस भूल सुधार में तुरंत की थी दोनों जोन में। तो मेरा ये कहना है, जैसे सर ने कहा, शिक्षा विभाग भी आपका है, आपके बच्चे उसमें पढ़ते हैं। कर्मचारी, एक मिनट मैं बताता हूँ, जो कर्मचारी हमारे बीट में है उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। मैक्सिमम हमने बंद हुए ढलाव को वहाँ पोस्ट किया, जहाँ कम पड़ गए जो कर्मचारी तो पीठ से उठाया गया, उसको मेकअप कर दिया गया। तो उस पॉलिसी में, उस कार्यक्रम में कोई ऐसी गलती थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज क्या सदन के अंदर आपकी मांगे पूरी की गई, किन पे जो है? देखिए, मांगे पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से मेयर साहब को या चेयरमैन साहब को उन मांगों पर डिसीजन देना चाहिए था, निर्णय देना चाहिए था, वो निर्णय अभी नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कमिश्नर साहब के पावर में है, तो हम तो ये चाहेंगे भाई कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम अपना देखते हैं फिर क्या होता है। सैलरी को लेकर जो बैंक के अंदर 8,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसको मेयर साहब ने कहा कि पर्ची क्यों नहीं मिली, वो 8,000 रुपए किस बात के लिए जाता है, उसके रोशनी डालेंगे? नहीं, वो 8,000 तो हमने नहीं बताया, किसी ने जिसने कहा उससे पूछेंगे आप। वो उन्होंने कहा शायद 8,000 कौन सी बात थी? बैंक स्टेटमेंट क्यों बता रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम उसका, आप बताइए। देखिए, कोई भी बैंक, अगर हम किसी भी बैंक से, क्या नाम है सर? दिलीप पार्जा नाम है, मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय जो हमारा मोर्चा चल रहा है उसका। सर, जो भी हम कर्मचारी जाते हैं बैंक में अपनी स्टेटमेंट लेने के लिए, तो वो पर साल के हिसाब से कुछ लेते हैं पैसे। कितना लेते हैं? तो कम से कम हमें 20 साल की स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है अपनी कर्मचारियों की, जो पक्का करेंगे, क्योंकि 20 साल से पक्के नहीं, तो 20 साल की स्टेटमेंट हम लोग आते हैं, तो उसमें कम से कम 7 से 8,000 रुपए कर्मचारियों से लेते हैं बैंक वाले। इसकी कोई रसीद देते हैं क्या? सर, उसकी कोई रसीद नहीं होती, सिर्फ वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देने के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। आप मैनेजर से मिले हैं बैंक के कभी? सर, बैंक मैनेजर से बात हुई है, उनका भी कहना यही होता है। यही होता है जी। सवाल जवाब किए हैं मेयर साहब का, क्या आपकी मांगे पूरी हुई या संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की आज बैठक हुई इस दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जहां मौजूद थे मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पवार साहब और एडिशनल कमिश्नर, जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे आज मौजूद थे। लेकिन कुछ बैठक में जो पॉइंट रखे गए वो थोड़े विचाराधीन रहे। उसमें जैसे रेगुलाइजेशन की जब बात आई, हमने कहा उसको स्पीड से किया जाए। जब हमारे पास कम से कम 2,000 पोस्टें दोनों जोनों में हैं और 2,200 के करीब फाइलें हमारी हेडक्वार्टर में यहाँ मौजूद है, जिनको लेफ्ट आउट केस कहते हैं, तो आप उनको वन शॉट क्यों नहीं पक्का कर सकते? जब तक आप लेफ्ट आउट केसेस में आप रेगुलेशन को सुचारू रूप से तेजी नहीं लाएंगे, तो और जो फ्रेश कर्मचारी हैं वो यानी कब पक्के हो पाएंगे? जिस प्रकार से निगम जी ढर्रे पे काम कर रही है, जिस प्रकार से रेगुलेशन कर रही है, मैं समझता हूँ कर्मचारी ऐसे तो 20 साल में ही पक्का नहीं हो पाएगा। हमारी मांग केवल ये है कि आप वन शॉट कर्मचारी को पक्का करें, जैसे सन 2015 में, 2013 में 7,000 कर्मचारियों को पक्का किया गया, उसी प्रकार से आप इसी स्पीड से कर्मचारियों को पक्का करें। सर, जैसा कि मेयर साहब ने अभी कहा कि सैलरी 3 महीने की भी जा चुकी है, और जबकि सैलरी कर्मचारियों का कहना है 3 महीने की नहीं मिली है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा केवल सैलरी का नहीं है। नहीं, जैसे कि मेयर साहब ने ये कहा है कि सैलरी इस महीने तक की जा चुकी है। देखिए, उन्होंने केवल सफाई कर्मचारी के वेतन की बात की है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में 4-4 माह से वेतन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर विभाग में 4-4 माह से वेतन नहीं हुआ है, जितना भी सुपरवाइजर स्टाफ है उसका वेतन नहीं हुआ है। तो ये आप मानते हैं सफाई कर्मचारी को सैलरी मिल रही है? अभी तक भी सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र हांडा है, मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वी दिल्ली का अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन से। आज जो हमारी ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जो हमें ये मीटिंग दी गई है, इसमें कई बातें हमारे लिए ठीक भी रही, कर्मचारी के हक में भी आई हैं, कुछ बातों पर हमारी सहमति बनी। जैसे कि जो कर्मचारी कर्णमूलक आधार पर 2 बार अपने सैंक्शन ले चुके हैं, उनको जो है दैनिक वेतन बनाने के लिए एडिशनल कमिश्नर सुशील शिंदे जी ने उन्होंने हाँ कर दिए कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको जो है नौकरी दे देंगे। एक तो ये बहुत अच्छी बात रही है। दूसरी, हमने उनसे कहा कि जो ट्रांसफ़र किए जा रहे कर्मचारी के, सफाई कर्मचारियों के उठा के उनको कहीं हॉस्पिटल में दे रहे, डिस्पेंसरी में दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र रोके जाए। उन पर उन्होंने हमारे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, वो गोलमोल रखा है। एक तो वहाँ हमारे लिए ठीक नहीं रहा। दूसरा, हमने उनसे कहा कि तनख्वाह जो है, आज देखिए 29 तारीख है,
हमें जनवरी फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली, 29 मार्च हो गया। मेयर साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई एफडी तोड़ के और उस पैसे को निकाला है, वो पैसा कब यहाँ से जाएगा, कब जोनों में पहुँचेगा, तो ये समझ लीजिए 10 तारीख तक तनख्वाह पहुँचेगी। मेयर साहब कह रहे हैं, उन्होंने अभी लगभग हमारे 3 महीने की सैलरी बाकी है। ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के कुछ नेता मिलकर आए हैं मेयर साहब से। हमने बात भी की उनसे, कुछ आश्वासन ज़रूर मिले हैं पर पक्का तौर पर अभी वो भी खुश नहीं हैं। सालों से ऐसे वायदे तो हमें हमेशा मिलते आए, पर हम तभी मानेंगे जब ये वायदा पक्का करेंगे, हमें कुछ प्रमाण देंगे, इसका कुछ लिखित में देंगे, तभी इस बारे में हम मान पाएंगे। अदरवाइज अभी वो खुश नहीं है, उनका आंदोलन अभी जारी है और जारी रहेगा जब तक इसका लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं मिल जाता। मीटिंग थोड़ी सी कुछ शर्तों पे बात बनी है, कुछ पॉइंट आउट हुए हैं, पर बात फिर वही आ जाती है, पॉइंट आउट करना और उसे सही जामा पहचाना, उसमें वक्त लगता है। अब हमारी नज़र ऐसी बनी रहेगी कि आखिर ये आंदोलन कब ख़त्म होता है और जो कर्मचारी हैं EDMC के, उनको क्या वाकई जो उनके हक है वो मिलता है या नहीं। मेयर साहब बहुत बड़ी पावर होते हैं, वो चाहें तो दे सकते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है राजनीति, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। अब देखना ये हमारी नज़र बनी रहेगी। समस्याएं मैं दिखाई रहा हूँ आपको, बहुत सारी हैं। ये चल रहा था आंदोलन हड़ताल और इसी में मुद्दे बहुत हैं। ऐसे ही एक और मुद्दा है, ये भी आपके अपने हितों से जुड़ा हुआ है, MCD कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट इनसे जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या है पूरा मामला, आप ज़रा बताइए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सादरा साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर साहू जी अपनी हठधर्मी कर रहे हैं, मन चाहे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र के उनके कुछ लोग जो है घूम रहे हैं, जिन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र हुए हैं उनसे मनचाही रिश्वत मांग रहे हैं कि कर्मचारी से 20-20 हज़ार रुपये मांगे गए हैं। और मैं इसमें आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये सबसे मेन फर्स्ट पे जो ये विनोद बल्लन है, सैनिटरी गाइड विनोद बल्लन, और भेज दिया गया ओम प्रकाश को यहाँ जबरन। अच्छा, ये रिश्वत लेके ये काम हुआ है जो रोका गया है विनोद बल्लन को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ट्रांसफ़र ना करो तो उसके एवज में वो डिमांड करते हैं रुपयों की, सीधा सीधा ही गुर्गों के द्वारा डिमांड करते हैं रुपयों की। 20-20 हज़ार रुपये प्रति जो ट्रांसफ़र रोकने के मांग रहे हैं वो लोग, 20-20 हज़ार रुपये इन कर्मचारियों के पास गए, पूछे सबूत है सारे कर्मचारी। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज की या कुछ ऐसा आप लोगों ने अपने आपके संज्ञान में अभी आया है? अब मैं अच्छा ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके संज्ञान में आया, आपकी यूनियन के संज्ञान में आया, तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम रहेगा आपकी यूनियन जो है? सबसे पहले तो AC साहब की दोबारा एक अभी एफआईआर दर्ज हुई है कर्मचारियों को भड़काने की और कर्मचारियों को धमकाने की। अच्छा, जो उनका एक बयान जो ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो धमका रहे थे, उसी मामले में कह रहे हैं आप? हाँ, जो भी बयान दिया था AC ने हमारे कर्मचारियों को, बाल्मीकि समाज को धमकाने का जो दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का है। अब हमारे पास ऐसा मुद्दा है AC के खिलाफ, क्योंकि ये रिश्वतखोरी साहब है, आदमी है विनोद बल्लन सैनिटरी गाइड, और दूसरे आदमी के ऑर्डर कर दिए गए हैं जानबूझ के, वो ओम प्रकाश है, विनोद ओम प्रकाश, ऑर्डर में विनोद बल्लन है। ये देखिए कितनी भ्रष्टाचारी है। और अगर ये मान लिया ये विनोद ओम प्रकाश रास्ते में कहीं पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके बच्चों को क्या मिलेगा? अगर खुदा न खास्ते कोई बात हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, कर्मचारी दूसरा है, ऑर्डर दूसरे के कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस कदर पैर पसारे हुए हैं MCD में। इसका ये एक छोटा सा नमूना है। जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो एक ये MCD ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की उसकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उस तक पहुंचाता है। इस पे किसी भी नगर की बहुत जिम्मेवारी बनती हैं, और जब उसके लीडर जो बड़े बड़े इनके अधिकारी हैं वो इस कदर की हरकतों पे उतर जाएं, तो जो जनता या फिर जो सफाई कर्मचारी हमारे, वो उम्मीद किससे करें, शिकायत किससे करें? शिकायत सुनने वाला खुद भ्रष्ट है तो इनका क्या होगा? ये साथ है हमारे जिनके साथ ये हुआ है हादसा, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया आपकी बिना नॉलेज के। आप मुझे ये बताइए, आपको इसकी जानकारी कब मिली? मेरे को ये 17 तारीख को ये ऑर्डर मिले थे। अच्छा, ठीक है जी। मैंने ये बताया कि इसमें विनोद बल्लन है, विनोद ओम प्रकाश नहीं है, मेरा बायोमेट्रिक नंबर नहीं है, सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर
और वार्ड नंबर ये है जी 234। आपने उनसे बोला कि आपकी जो गलती हुई है इसको आप सही करिए? मैंने कहा जी मेरा नाम ठीक है विनोद है, लेकिन मेरे बाप का नाम नहीं है, प्लस मेरा जो है ये जो बायोमेट्रिक आईडी है ये मेरी नहीं है। एक चीज़ बताइए, जब आपको ये पता चला और आपने उनसे कंप्लेन करी कि इसमें ये गलत तथ्य हैं, तो उस अधिकारी का क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने ये कहा था आप ड्यूटी ज्वाइन करो, ये आप ही का, आपके वार्ड का है, विनोद कोई और नहीं है आपके वार्ड में, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये गलत तथ्यों के साथ भी ड्यूटी आपको उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो उन्होंने कुछ आपसे धमकी ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मुझसे, कि कह रहे हैं सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन करो, आप बाद में देखेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आप ड्यूटी ज्वाइन करो जाके बस। ये खुद स्वयं बता रहे हैं इनके साथ ऐसा हुआ है, और इसमें जो तथ्य हैं वो भी गलत हैं, और जो अधिकारी हैं वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। किस कदर आखिर ये भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, इसका जीता जागता सबूत ये है। ऐसे ही इसी कड़ी में और हमारे साथ हैं, हम और जानते हैं इनसे कि क्या समस्याएं हैं। जी बताइए, क्या है? मेरा नाम हरिदत्त है, मैं वार्ड नंबर 211 में कार्यरत हूँ एक सफाई कर्मचारी के तौर पर। आप अभी कैजुअल में हैं या परमानेंट? मैं परमानेंट हो गया हूँ, लेकिन अभी आज ही मुझे पता चला कि मेरा भी यहाँ पर हमारे दरोगा जी के द्वारा घूस दी गई 20,000 या 25-30,000 रुपये, जितने भी यहाँ पर अधिकारियों को किसी को दिए गए। किस मामले में दिए गए, क्यों दिए गए? ट्रांसफ़र के लिए, और हमें ये नहीं पता कि हमें फांसी हो रही है, और हमें ये भी नहीं पता क्यों हो रही है। मतलब आपके ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और ने घूस दी है? हमारे जो वार्ड नंबर 211 के दरोगा हैं सतीश जी आते हैं लोनी से। हम वहाँ पर अपने कार्य को अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार करने के लिए हम जब मना करते हैं तो उससे गुस्सा होकर उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कराने का ही एक रास्ता सुना कि जब ये रहेंगे नहीं तो हम भ्रष्टाचार करेंगे। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब आप आवाज़ उठाते हो गलत के खिलाफ, तो वो इसका बदला लेने के लिए कि इस बंदे को यहाँ से हटा दिया जाए, और वो आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने इस बारे में अपने किसी वरिष्ठ या किसी अधिकारी से शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब की नॉलेज में इस बात को डाला, तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा कह दिया हमें नहीं मालूम, आपका ट्रांसफ़र ही आ गया। तो मैंने उनसे कहा सर आप मुझे नोटिस दीजिए, आप मुझे जानकारी दीजिए मेरा ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। आपके ट्रांसफ़र मौखिक बोल दिया गया आपको, या आपके पास कोई इसका प्रमाण, कोई एविडेंस या कोई लेटर इशू हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है? मुझे लेटर दिया गया था, मैंने उसको अभी हैंड ओवर नहीं लिया है, लेकिन उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल पर है, जो दरोगा इंस्पेक्टर को द्वारा दी गई है। सिर्फ उनका जो कारण है, यही कारण है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार दरोगा और इंस्पेक्टरों द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए मैं उनसे जब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तो मुझे हटाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। ये आप देख रहे हैं कि ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी लगन से और अपनी मेहनत से दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाए रखे हुए हैं, पर इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? जिनसे ये उम्मीद रखते हैं इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो खुद इतने करप्ट हो चुके हैं कि अब इनकी आस किससे होगी? सरकार नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुने, तो इनकी आस आखिर इनकी जो यूनियन है उनसे बनती है। अब देखना ये है कि ये यूनियन इनके लिए क्या काम करती हैं, क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतरती हैं। इनके इंसाफ की लड़ाई ये यूनियन जो लड़ रही हैं वो दे पाएंगी नहीं, क्योंकि यूनियन ऐसा नहीं है पहली बार हड़ताल हो रही है, हड़ताल बहुत समय से हो रही हैं। पर मैं एज ए पत्रकार ये जानता हूँ कि जब यूनियन हड़ताल के आखिरी पड़ाव पर पहुँचती है, जब काम बनने वाला होता है, तो सरकार, एक शब्द आता है सेटिंग, ये सेटिंग शब्द बड़ा निराला है, आपको बड़ी हंसी आएगी इस पर। सेटिंग से अच्छे सेट हो जाते हैं, और वही मैंने देखा है, पिछली बार भी यही देखा, पर इस बार मेरी नज़र रहेगी इस यूनियन पे भी, क्या ये सेटिंग करते हैं या फिर बाकी इनका हक दिलाते हैं। मैं रहूँगा आपके साथ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। ये अब मैं आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, एक बार फिर आपका स्वागत है। समस्याएं मैं दिखाई रहा हूँ आपको, बहुत सारी हैं। ये चल रहा था आंदोलन, हड़ताल, और इसी में मुद्दे बहुत हैं। ऐसे ही एक और मुद्दा है, ये भी आपके अपने हितों से जुड़ा हुआ है, MCD कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट इनसे जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या है पूरा मामला, आप ज़रा बताइए। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सादरा साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर साहू जी अपनी हठधर्मी कर रहे हैं, मन चाहे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र के उनके कुछ लोग जो है घूम रहे हैं, जिन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र हुए हैं उनसे मनचाही रिश्वत मांग रहे हैं कि कर्मचारी से 20-20 हज़ार रुपये मांगे गए हैं। और मैं इसमें आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये सबसे मेन फर्स्ट पे जो ये विनोद बल्लन है, सैनिटरी गाइड विनोद बल्लन, और
भेज दिया गया है ओम प्रकाश को यहाँ जबरन। अच्छा, ये रिश्वत लेके ये काम हुआ है जो रोका गया है विनोद बल्लन को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ट्रांसफ़र ना करो तो उसके एवज में वो डिमांड करते हैं रुपयों की, सीधा सीधा ही गुर्गों के द्वारा डिमांड करते हैं रुपयों की। 20-20 हज़ार रुपये प्रति जो ट्रांसफ़र रोकने के मांग रहे हैं वो लोग, 20-20 हज़ार रुपये। इन कर्मचारियों के पास गए, पूछे, सबूत है सारे कर्मचारी। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज की या कुछ ऐसा आप लोगों ने अपने आपके संज्ञान में अभी आया है? अब मैं अच्छा ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके संज्ञान में आया, आपकी यूनियन के संज्ञान में आया, तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम रहेगा आपकी यूनियन जो है? सबसे पहले तो एसी साहब की दोबारा एक अभी एफआईआर दर्ज हुई है कर्मचारियों को भड़काने की और कर्मचारियों को धमकाने की। अच्छा, जो उनका एक बयान जो ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो धमका रहे थे, उसी मामले में कह रहे हैं आप? हाँ, जो भी बयान दिया था एसी ने हमारे कर्मचारियों को, बाल्मीकि समाज को धमकाने का जो दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का है। अब हमारे पास ऐसा मुद्दा है एसी के खिलाफ, क्योंकि ये रिश्वतखोरी साहब है, आदमी है विनोद बल्लन सैनिटरी गाइड, और दूसरे आदमी के ऑर्डर कर दिए गए हैं जानबूझ के। वो ओम प्रकाश है, विनोद ओम प्रकाश, ऑर्डर में विनोद बल्लन है। ये देखिए कितनी भ्रष्टाचारी है। और अगर ये मान लिया ये विनोद ओम प्रकाश रास्ते में कहीं पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके बच्चों को क्या मिलेगा? अगर खुदा न खास्ते कोई बात हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, कर्मचारी दूसरा है, ऑर्डर दूसरे के कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस कदर पैर पसारे हुए हैं एमसीडी में। इसका ये एक छोटा सा नमूना है। जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो एक ये एमसीडी ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की उसकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उस तक पहुंचाता है। इस पे किसी भी नगर की बहुत जिम्मेवारी बनती हैं, और जब उसके लीडर जो बड़े बड़े इनके अधिकारी हैं वो इस कदर की हरकतों पे उतर जाएं, तो जो जनता या फिर जो सफाई कर्मचारी हमारे, वो उम्मीद किससे करें, शिकायत किससे करें? शिकायत सुनने वाला खुद भ्रष्ट है तो इनका क्या होगा? ये साथ है हमारे जिनके साथ ये हुआ है हादसा, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया आपकी बिना नॉलेज के। आप मुझे ये बताइए, आपको इसकी जानकारी कब मिली? मेरे को ये 17 तारीख को ये ऑर्डर मिले थे। अच्छा, ठीक है जी। मैंने ये बताया कि इसमें विनोद बल्लन है, विनोद ओम प्रकाश नहीं है। मेरा बायोमेट्रिक नंबर नहीं है, सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर और वार्ड नंबर ये है जी 234। आपने उनसे बोला कि आपकी जो गलती हुई है इसको आप सही करिए? मैंने कहा जी मेरा नाम ठीक है विनोद है, लेकिन मेरे बाप का नाम नहीं है। प्लस मेरा जो है ये जो बायोमेट्रिक आईडी है ये मेरी नहीं है। एक चीज़ बताइए, जब आपको ये पता चला और आपने उनसे कंप्लेन करी कि इसमें ये गलत तथ्य हैं, तो उस अधिकारी का क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने ये कहा था आप ड्यूटी ज्वाइन करो, ये आप ही का, आपके वार्ड का है, विनोद कोई और नहीं है आपके वार्ड में, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये गलत तथ्यों के साथ भी ड्यूटी आपको उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो उन्होंने कुछ आपसे धमकी या ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मुझसे, कि कह रहे हैं सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन करो, आप बाद में देखेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आप ड्यूटी ज्वाइन करो जाके बस। ये खुद स्वयं बता रहे हैं इनके साथ ऐसा हुआ है, और इसमें जो तथ्य हैं वो भी गलत हैं, और जो अधिकारी हैं वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। किस कदर आखिर ये भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, इसका जीता जागता सबूत ये है। ऐसे ही इसी कड़ी में और हमारे साथ हैं, हम और जानते हैं इनसे कि क्या समस्याएं हैं। जी बताइए, क्या है? मेरा नाम हरिदत्त है, मैं वार्ड नंबर 211 में कार्यरत हूँ एक सफाई कर्मचारी के तौर पर। आप अभी कैजुअल में हैं या परमानेंट? मैं परमानेंट हो गया हूँ, लेकिन अभी आज ही मुझे पता चला कि मेरा भी यहाँ पर हमारे दरोगा जी के द्वारा घूस दी गई 20,000 या 25-30 हज़ार रुपये, जितने भी यहाँ पर अधिकारियों को किसी को दिए गए। किस मामले में दिए गए, क्यों दिए गए? ट्रांसफ़र के लिए, और हमें ये नहीं पता कि हमें फांसी हो रही है, और हमें ये भी नहीं पता क्यों हो रही है। मतलब आपके ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और ने घूस दी है? हमारे जो वार्ड नंबर 211 के दरोगा हैं सतीश जी आते हैं लोनी से। हम वहाँ पर अपने कार्य को अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार करने के लिए हम जब मना करते हैं तो उससे गुस्सा होकर उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कराने का ही एक रास्ता सुना कि जब ये रहेंगे नहीं तो हम भ्रष्टाचार करेंगे। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब आप आवाज़ उठाते हो गलत के खिलाफ, तो वो इसका बदला लेने के लिए कि इस बंदे को यहाँ से हटा दिया जाए, और वो आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने इस बारे में अपने किसी वरिष्ठ या किसी अधिकारी से शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब की नॉलेज में इस बात को डाला, तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा कह दिया हमें नहीं मालूम, आपका ट्रांसफ़र ही आ गया। तो मैंने उनसे कहा सर आप मुझे नोटिस दीजिए, आप मुझे जानकारी दीजिए मेरा ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। आपके ट्रांसफ़र
मौखिक बोल दिया गया आपको, या आपके पास कोई इसका प्रमाण, कोई एविडेंस या कोई लेटर इशू हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है? मुझे लेटर दिया गया था, मैंने उसको अभी हैंड ओवर नहीं लिया है, लेकिन उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल पर है, जो दरोगा इंस्पेक्टर को द्वारा दी गई है। सिर्फ उनका जो कारण है, यही कारण है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार दरोगा और इंस्पेक्टरों द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए मैं उनसे जब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो मुझे हटाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। ये आप देख रहे हैं कि ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी लगन से और अपनी मेहनत से दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाए रखे हुए हैं, पर इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? जिनसे ये उम्मीद रखते हैं, इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद इतने करप्ट हो चुके हैं कि अब इनकी आस किससे होगी? सरकार नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुने, तो इनकी आस आखिर इनकी जो यूनियन है उनसे बनती है। अब देखना ये है कि ये यूनियन इनके लिए क्या काम करती हैं, क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतरती हैं। इनके इंसाफ की लड़ाई ये यूनियन जो लड़ रही है वो दे पाएंगी नहीं, क्योंकि यूनियन ऐसा नहीं है पहली बार हड़ताल हो रही है, हड़ताल बहुत समय से हो रही है। पर मैं एज ए पत्रकार ये जानता हूँ कि जब यूनियन हड़ताल के आखिरी पड़ाव पर पहुँचती है, जब काम बनने वाला होता है, तो सरकार, एक शब्द आता है सेटिंग, ये सेटिंग शब्द बड़ा निराला है, आपको बड़ी हंसी आएगी इस पर। सेटिंग से अच्छे सेट हो जाते हैं, और वही मैंने देखा है, पिछली बार भी यही देखा। पर इस बार मेरी नज़र रहेगी इस यूनियन पे भी, क्या ये सेटिंग करते हैं या फिर बाकी इनका हक दिलाते हैं। मैं रहूँगा आपके साथ, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़।